हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यस बेटा, कैसे हैं आप लोग? अपना रेस्पिरेशन वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया है और उसका टेस्ट भी बहुत जल्दी आपसे ले लिया जाएगा। एंड नाउ वी स्टार्ट अवर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। दिस इज चैप्टर नंबर 18। ये चैप्टर नंबर 18 भी कितने मार्क्स का है? 2 और 3 क्वेश्चंस जो हैं इसके में से आते हैं। 1 क्वेश्चन कंटेन 4 मार्क्स, अगर आपको मालूम होगा तो 2 या 3 क्वेश्चन इसमें से आएंगे आपके किसमें, नीट के एग्जाम के अंदर। ठीक है ना? आपको हर कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझना है। द मेन क्या कहते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो फीचर है इसको सबको एक्सप्लेन करने का, कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं किससे? बॉडी फ्लूइड से। तो बॉडी फ्लूइड जो है क्या है? आप सिंपल सा एक आंसर देंगे, ब्लड एंड लिम्फ। बेटा सिर्फ ब्लड और लिम्फ ही बॉडी फ्लूइड है? ब्लड और लिम्फ दैट कंटेन्स ओनली 5 to 5.5 लीटर, या आपकी बॉडी का 5 या 5.5 लीटर ही कंप्लीट बॉडी फ्लूइड होता है? नो, योर बॉडी कंटेन 70% ऑफ वाटर। ये हम जनरल सिनारियो में लेते हैं। बायोमोलिक्यूल्स वाला चैप्टर भी आपने पढ़ा होगा, तो हमारे बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर के थ्रू जो आपको पता है, जो वैसे भी आपको नॉर्मल भी आपको पता होगा कि हमारी बॉडी के अंदर 70% क्या है? वाटर होता है। जो कंपोजिशन लगभग अर्थ का रहता है वही सेम कंपोजिशन हमारा भी रहता है। तो अर्थ में भी 70% वाटर है और हमारी बॉडी के अंदर भी कितना परसेंट वाटर होता है? 70%। ओके, तो प्लीज अब ये मत कहना कि बॉडी फ्लूइड मींस ओनली ब्लड और लिम्फ। क्या है बॉडी फ्लूइड? इसको हम डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहले बॉडी फ्लूइड मींस, सबसे पहले एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेलुलर, सेल के जो बाहर पाया जाता है उस फ्लूइड को अपन कहेंगे। एंड सेकेंड फ्लूइड इज द इंट्रासेलुलर फ्लूइड। क्या कहेंगे आप इसको? इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। अब आप ये देखिए, जब हम बात करते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की, तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड यानी कि सेल के बाहर कितना रहता है? अप्रोक्सीमेटली 34%। आपके सेल के बाहर जो फ्लूइड रहता है वो कितना है? दैट इज 34%। और जो सेल के अंदर जो फ्लूइड रहता है दैट इज 66%। क्लियर? ये जो फ्लूइड है ये टोटली सेल के बाहर है। ठीक है ना? एक सेल है, उस सेल के बाहर जो भी फ्लूइड पाए जाते हैं वो सारे के सारे किसके अंदर आते हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर। तो हम अगर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के पीएच की बात करते हैं तो पीएच कितना होगा बेटा? सेल के बाहर कितना पीएच होता है? जो पीएच ब्लड का होगा वही किसका पीएच होगा? सेल के बाहर वाले फ्लूइड का। एंड द ब्लड पीएच इज 7.4 व्हिच इज स्लाइटली अल्कलाइन इन नेचर। सो हियर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इज आल्सो 7.4। ठीक है ना? दैट इज स्लाइटली अल्कलाइन इन नेचर। क्लियर? अब आ जाइए इंट्रासेलुलर फ्लूइड। अब आप ये देखिए, इंट्रासेलुलर फ्लूइड किसकी बात कर रहा है? ये बात कर रहा है आपके सेल की। सेल के अंदर क्या मटेरियल भरा हुआ है बेटा? साइटोसोल। साइटोसोल जो है वही बेसिकली आपका क्या है? आईसीएफ। मैं इंट्रासेलुलर फ्लूइड को आईसीएफ लिख सकती हूं? लिख सकती हूं। क्या मैं एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड को ईएक्सएफ लिख सकती हूं? ईसीएफ लिख सकती हूं। क्लियर? तो मैं इसको आईसीएफ लिख सकती हूं और उसको मैं ईसीएफ लिख सकती हूं। अब आप देखिए, ये जो 66% है ये साइटोसोल के अंदर है। जब ये साइटोसोल के अंदर होगा तो इसका पीएच कितना होगा? The pH is equivalent to 7, not slightly acidic, not slightly alkaline, but the neutral pH that is 7. Okay? अब सेल के अंदर कौन सा कैटायन सबसे ज्यादा पाया जाता है? दैट इज द पोटाशियम आयंस। और पोटाशियम कैटायंस जो हैं वो किसके अंदर मिलते हैं? सबसे ज्यादा रिच होता है, हाईली रिच, मतलब सबसे ज्यादा इंक्रीज अमाउंट के अंदर क्या होगा सेल के अंदर? दैट इज द पोटाशियम आयन। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का पीएच आपने लिखा 7.4। अब
लेकिन इसके अंदर कौन सा कैटायन सबसे ज्यादा होता है, दैट इज सोडियम। ये अपन ने आरबीसी की जब मेम्ब्रेन करी थी तो आपको मालूम था डोनर मेम्ब्रेन के अंदर बाइकार्बोनेट बन रहा था, तब अपन ने पोटेशियम लिखा था, और एक बाहर बन रहा था तो हम सोडियम। तो प्लीज रिमेंबर, सोडियम की कंसंट्रेशन हमेशा कहां होती है, ज्यादा आउटसाइड द सेल। ओके, क्लियर। अब ये देखिए, हम इस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को फर्दर डिवाइड करते हैं, क्योंकि अभी आपको क्लियर नहीं हुआ कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है क्या, ठीक है ना। बेसिकली ये होता क्या, ये तो सेल के अंदर है, ये तो आपका क्लियर है कि सेल का जो भी साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के अंदर जो सेल ऑर्गेनेली है उसको निकाल दो, बाकी जो बचा दैट इज नोन एज साइटोसोल। अब प्रॉब्लम आती है आपके किसमें, ईसीएफ। ईसीएफ को मैं इसको थोड़ा रब कर देती हूँ, फिर इसको अपन डिटेल में करते हैं अभी, ठीक है ना। ईसीएफ को कितना परसेंट बताया था बेटा ये अपन ने, दैट इज 34%, ठीक है ना। इस 34% को अपन डिवीजन करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ओके, इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या हुआ बेटा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड वो हुआ जैसे सपोज करो ये आपका टिश्यू है, ये क्या है, टिश्यू। अब ये जो टिश्यू है, इस टिश्यू के आसपास क्या होगा, फ्लूइड होगा, ये रहा फ्लूइड। इसको आपने क्या कहा, इंटरसेलुलर फ्लूइड। यानी कि सेल कभी भी अकेला नहीं रहेगा, वो बात करके रहेगा किसके अंदर, फ्लूइड के अंदर। दैट फ्लूइड इज द इंटरसेलुलर फ्लूइड एंड इट्स कंपोजिशन इज 25%। यानी कि 34% का भी 25% क्या है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ठीक है। ओके, अब हम आ जाते हैं अपने सेकेंड फ्लूइड, दैट इज इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड। बेटा ये इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड बेसिकली क्या हुआ, ये वो फ्लूइड है जो किसके अंदर प्रेजेंट है, आपकी वेसल्स में। अब वेसल्स अपन को मालूम है कितने टाइप की होती है, दो तरह की होती है। एक ये रही आपकी ब्लड वेसल, ओके, ये रही आपकी लिम्फ वेसल। तो अब ये जो ब्लड वेसल है, ये वाली, ये रही ब्लड वेसल। क्या है इसके अंदर, ब्लड, सिंपल। तो जो फ्लूइड किसके अंदर है, ब्लड वेसल्स के अंदर है, जो ब्लड, और ये क्या है, लिम्फ वेसल। कैसे कलर का होता है लिम्फ, व्हाइट इन कलर। तो ये क्या है, लिम्फ। तो लिम्फ और ब्लड ये दोनों आपके क्या है, इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड। कंपोजिशन कितना आया इनका, दैट इज 7 to 8%। कितना परसेंट पाया जाता है बेटा, ये 7 to 8%। क्लियर, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अभी बाकी है, ठीक है ना, 7 to 8 और 25 के बाद में भी अभी 2-3% बाकी है। दैट इज द थर्ड टाइप। थर्ड टाइप के अंदर हम क्या लेंगे, ट्रांस सेलुलर फ्लूइड। ट्रांस सेलुलर फ्लूइड का मतलब ये हुआ कि वो फ्लूइड जो किसी सेल की लाइनिंग के अंदर क्या होगा, प्रेजेंट होगा, कैप्चर हो गया है। ये सेल की लाइनिंग है, इसके अंदर कैप्चर हो गया, दैट इज अ कैविटी। अगर कैविटी है, उस कैविटी के अंदर कोई फ्लूइड है तो आप उसको क्या कहेंगे, ट्रांस सेलुलर फ्लूइड। फॉर एग्जाम्पल इसका कंपोजिशन अपन कर लेते हैं, दैट इज 2 to 3%, ठीक है ना। अब आप देखिए 2 to 3% ये है, इंट्रावेस्कुलर कितना है, 7 to 8%, और इंटरस्टिशियल कितना हो गया आपका, दैट इज 25%। क्लियर। अब आप देखो इसको ट्रांस सेलुलर फ्लूइड, हम बात कर रहे हैं कैविटी की। अब आप देखिए कैविटीज कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है। कैविटी प्रेजेंट होती है आपके ब्रेन में। कैविटी कहाँ है बेटा, आपके ब्रेन में। तो ब्रेन की कैविटी को हम क्या कहते हैं, ब्रेन की कैविटी को हम कहते हैं वेंट्रिकल्स। क्या कहेंगे हम, वेंट्रिकल्स। तो आपके ब्रेन में छोटी छोटी कैविटी है, उस कैविटी के अंदर क्या भरा हुआ है, फ्लूइड भरा हुआ है। इसकी वजह से आपका ब्रेन आपको क्या लगता है, लाइट इन वेट लगता है, बायंसी प्रोवाइड कर रहा है। ये ट्रांससेलुलर फ्लूइड क्या प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज बेसिकली बायंसी। तो 1.5 kg का ब्रेन आपको कैसा लगने लगा, हल्का लगने लगा, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फ्लूइड विच इज फाउंड इन द वेंट्रिकल्स। एक और एग्जांपल लेंगे हम ट्रांससेलुलर फ्लूइड का, दैट इज द आई।
आई मालूम है आपको, आई का स्ट्रक्चर भी है हमारे लास्ट वाले चैप्टर्स में, उसमें डिटेल में करेंगे अपन। मैं आपको सिंपल सा बता देती हूँ, ये आई है, आई के अंदर ये आइरिस, और आइरिस के बीच में क्या आ जाता है, लेंस, ये लेंस। अब यहाँ पर ये आई आपके 2 पार्ट में डिवाइड हो गई। आगे वाला एक्वस ह्यूमर जो भरा हुआ है वो क्या है, फ्लूइड है। कौन सा फ्लूइड है, दैट इज ट्रांससेलुलर फ्लूइड। आई के अंदर भी आगे वाले पोर्शन में जो आपको व्हाइट कलर का कंजक्टिवा नजर आ रहा है वो बेसिकली क्या है, फ्लूइड है। क्लियर। एक और ईयर्स, ठीक है ना, ईयर के अंदर भी क्या पाया जाता है, फ्लूइड। आपको मालूम है ईयर 2 तरह से काम करता है, एक तो आपकी बॉडी को बैलेंस में रखता है, इक्विलिब्रियम के अंदर रखता है, दूसरा हियरिंग का जो फंक्शन है वो काम भी क्या करता है, ईयर। तो देयर इज ए ड्यूअल रोल ऑफ ईयर, दैट इज इक्विलिब्रियम मेंटेनिंग एज वेल एज हियरिंग, ठीक है ना। तो 2 तरह के काम है, ऑडिटरी भी होता है, साथ में इक्विलिब्रियम बैलेंसिंग भी होता है। तो इसके अंदर क्या होता है, इक्विलिब्रियम के अंदर, बैलेंसिंग के अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ होता है। उस फ्लूइड को क्या कहते हैं, कॉस्टलिया वाला जो पार्ट है इसका इंटरनल ईयर, उसको अपन डिटेल में लेंगे, लेकिन द फ्लूइड नेम इज एंडोलिम्फ। और दूसरा फ्लूइड क्या होता है, पेरिलिम्फ। तो आपको क्या मिला, फ्लूइड मिला। तो ये फ्लूइड क्या हुआ, ट्रांससेलुलर फ्लूइड। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, आपके स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, बैक में जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड है, उस स्पाइनल कॉर्ड में कौन सा फ्लूइड है, दैट इज CSF। ये CSF क्या है, स्पाइनल कॉर्ड फ्लूइड। क्या कहते हैं इसको, स्पाइनल कॉर्ड का फ्लूइड। आपकी ब्रेन के अंदर भी तो पाया जाता है यही फ्लूइड। क्या नाम है इसका, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, दैट इज एग्जांपल ऑफ ट्रांससेलुलर फ्लूइड। तो आई थिंक अब आपको डिस्टिंग्विश समझ में आ गया होगा कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड किसे कह रहे हैं, इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड किसे कह रहे हैं, और ट्रांससेलुलर फ्लूइड किसे कह रहे हैं। तीनों ही क्या है, अलग अलग, एक सेल के आसपास, टिश्यू के पास, एक वेसल्स के अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर, लिम्फ वेसल्स के अंदर, एक आपकी बॉडी कैविटीज में भरा हुआ फ्लूइड। क्लियर। तो अब हम सबसे पहले लेंगे इसके बाद में, ये तो आपको खत्म होता है जनरल इंट्रो ऑफ ESF बॉडी फ्लूइड का, कि ECF क्या होता है और ICF क्या होता है, ठीक है ना। अब हम बेसिकली क्या ले रहे हैं, 2, ब्लड और लिम्फ। ये दोनों, पहले ब्लड की हम डिटेल स्टडी करेंगे, ठीक है ना। सो नेक्स्ट स्लाइड इज ऑन RBC। नेक्स्ट इज द ब्लड। ये आपने ब्लड लिया, इट्स ओके। ब्लड को हम एक टेस्ट ट्यूब में लेंगे। ये आपने ब्लड लिया, ये एक टेस्ट ट्यूब है। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आप क्या फिल करते हो, ब्लड फिल करते हो। ये आपने ब्लड ले लिया इसमें, दिस वन इज द ब्लड, ओके। इस ब्लड को आप ओवरनाइट रखेंगे। आपने कब तक रखा, 24 घंटे के लिए ओवरनाइट आप इसको रखते हो। जब आप इसको ओवरनाइट रखते हो तो आप नेक्स्ट डे आके क्या देखोगे कि आपकी जो टेस्ट ट्यूब है, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर जो हाफ पोर्शन था, ठीक है ना, वो किससे हो चुका है, दैट इज फॉर्म्ड एलिमेंट, जो सेल से भरा हुआ है, कार्पसल से। और ऊपर वाला जो पोर्शन है वो पोर्शन कैसा है, लिक्विड। आपने इस लिक्विड पोर्शन को क्या नाम दिया, दैट इज लिक्विड पोर्शन इज नोन एज प्लाज्मा। यहां पर आपने क्या देखा, एक छोटी सी क्या देखी, बफी जोन, ठीक है ना। यहां पर आप क्या देखेंगे, एक छोटी सी बफी जोन देखी, बिल्कुल हल्का सा इस तरह से। दिस वन इज द बफी जोन, ओके, क्लियर। बफी मतलब थोड़ा सा व्हाइटिश टाइप आपको नजर आएगा, रेड व्हाइट वाला जो पोर्शन है, क्योंकि प्लाज्मा येलो कलर का है। यस, अब ये देखिए नीचे वाला जो था ये क्या है, दैट इज RBC, ठीक है ना। और इसके अंदर कौन आ जाएंगे, प्लेटलेट्स। ये जो बफी जोन नजर आ रही है आपको व्हाइट कलर की, दैट बफी जोन, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है बेटा, इसके अंदर प्रेजेंट है
WBC. What is the present element present in the buffy zone? This is the buffy. जो क्लियर नहीं हो रहा, आपको थोड़ा बफ लाइक अपीयरेंस नजर आ रहा है, इसके अंदर आपको क्या दिखेंगे? WBC. तो ये आप इसको ओवरनाइट रखने के बाद देख सकते हो, ठीक है ना, इस तरह का स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। या फिर हम इसको एक सेंट्रीफ्यूज मशीन आती है बेटा, सेंट्रीफ्यूज, ठीक है ना, सेंट्रीफ्यूज एक मशीन है जिसके अंदर आप उस टेस्ट ट्यूब को पर्टिकुलर, इसमें चैम्बर्स होते हैं, उसके अंदर उसको क्या करा जाता है? सेल्स को सेपरेट करा जाता है अकॉर्डिंग टू देयर डेंसिटी। तो सेंट्रीफ्यूज इज ए मशीन इन विच सेल सेपरेट अकॉर्डिंग टू देयर डेंसिटी। तो या तो आप उसको डेंसिटी के बेसिस पे रख सकते हैं, ठीक है ना, या फिर आप उसको ओवरनाइट रख सकते हैं। आपको ये तीन स्ट्रक्चर मिलेंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज सीरम? सीरम बेसिकली है क्या? क्या मैं प्लाज्मा को सीरम कह सकती हूं? नो, सीरम इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द प्लाज्मा। सीरम इज द पार्ट ऑफ द प्लाज्मा। कैसे है ये, इसको अपन स्टडी करते हैं। जब मैंने इस ट्यूब को लिया, लेने के बाद मैंने इसको सेंट्रीफ्यूज करा, ठीक है ना, मैं इसको क्या कर रही हूं? सेंट्रीफ्यूज कर रही हूं। सेंट्रीफ्यूज एक मशीन है, उस मशीन के अंदर राउंड पर मिनट 20,000 राउंड होते हैं, 15,000 राउंड, वो जैसे आपका एडजस्टमेंट होता है, उस एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग आप जो है उसको मशीन को जो है आप रन करते हो। तो 15,000 राउंड 1 मिनट में हो सकते हैं, 2,000 राउंड 1 मिनट में हो सकते हैं, RPM जिसे अपन कहते हैं, राउंड पर मिनट। तो सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर मैंने ये टेस्ट ट्यूब रखी। जब मैं ये टेस्ट ट्यूब रखती हूं तो मुझे क्या मिलता है? आपको मुझे सबसे पहले क्या मिलेगा? यही, दैट इज द फॉर्म्ड एलिमेंट, ये वाला पूरा पोर्शन जो किसका था? सेम आरबीसी और प्लेटलेट्स। सेम मुझे एक और मिलेगी, दैट इज नोन एज द बफी जोन। सेकंड मुझे क्या मिली? बफी जोन, जिसमें क्या था? WBC। अब मुझे प्लाज्मा में फर्दर क्या मिलेगा? सेगमेंटेशन मिलेगा। मुझे यहां पर कुछ स्ट्रक्चर्स जो है इस तरह से मिलेंगे। प्लाज्मा के अंदर मुझे ये स्ट्रक्चर्स मिलेंगे इस तरह से, ठीक है ना। व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग बट द प्रोटीन, ठीक है ना। अब आप देखिए, ये पूरा का पूरा क्या है? प्लाज्मा। दिस वन इज व्हाट? प्लाज्मा। इस प्लाज्मा के अंदर ये क्या है? सेटल्ड प्रोटीन। जब आपने इसको सेंट्रीफ्यूज कराया, तो सेंट्रीफ्यूज कराने के बाद जब टेस्ट ट्यूब घूमेगी, तो घूमने के बाद में जब वो राउंड लेगी, तब आपको पहले कितने फ्रैक्शंस निकले थे, ये आप सेंट्रीफ्यूज के थ्रू भी ले सकते हो या ओवरनाइट के थ्रू भी ले सकते हो। पहले आपको आरबीसी मिला, देन आपको बफी जोन मिला ऑफ द WBC, एंड देन आपको प्लाज्मा मिलेगा। मेरा क्वेश्चन ये था कि मुझे सीरम क्या मिलेगा? व्हाट इज सीरम? सो सीरम इज प्लाज्मा माइनस दिस प्रोटीन, सेटल्ड प्रोटीन। प्लाज्मा माइनस सेटल्ड प्रोटीन को मैं क्या कहूंगी? सीरम। क्लियर? ये क्वेश्चन बहुत बार नीट में पूछा जा चुका है कि प्लाज्मा वाला पार्ट जो है वो क्या है? सीरम है। बच्चे इसको प्लाज्मा करके आ जाते हैं, बट एक्चुअली सीरम इज नॉट प्लाज्मा। प्लाज्मा माइनस सेटल्ड प्रोटीन, यानी कि इस प्लाज्मा में से इस प्रोटीन को अगर मैं निकाल दूंगी, तो ये जो बाकी बचा है, इसको मैं क्या कह सकती हूं? सीरम। दिस इज सीरम। व्हाट इज सीरम? दिस वन इज द सीरम। अब हम इसके एक एक स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। सबसे पहले अपन लेते हैं प्लाज्मा। ओके, नाउ नेक्स्ट स्लाइड इज ऑफ प्लाज्मा। अब आप देखिए, ब्लड बेसिकली है क्या? मीजोडर्मल इन ओरिजिन। ब्लड का ओरिजिन कैसा हुआ है? मीजोडर्मल इन ओरिजिन। आपने 3 लेयर पढ़ी है, एक्टो, एंडो, मीजो। तो ब्लड क्या है? मीजोडर्मल इन ओरिजिन। ब्लड क्या है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। व्हाट इज ब्लड? ब्लड इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ओके, तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू की जब हम बात करते हैं, तो कनेक्टिव टिश्यू आप ले रहे हो, तो कनेक्टिव टिश्यू के अंदर क्या होता है? 2 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती है, दैट इज द फाइबर्स एंड द मैट्रिक्स। हियर देयर इज नो फाइबर, नो फाइबर्स in blood. Please remember this line. But the matrix is present, and that matrix is nothing but the plasma.
हियर द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स बेसिकली हम किसे कहते हैं, आधार को। जब भी हम कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं तो हमेशा याद रखना उसके अंदर फाइबर्स होते हैं, तंतु, प्लस उसके अंदर एक आधार होगा, एक बेस होगा, दैट इज नोन एज द मैट्रिक्स। सो मैट्रिक्स इज नथिंग बट द प्लाज्मा। हाँ जी, ब्लड का पीएच, तो प्लीज रिमेंबर ब्लड इज स्लाइटली alkaline in nature, that is 7.4 pH, slightly alkaline in nature, that is 7.4 pH। तो ब्लड का पीएच कितना है, 7.4, वो क्या है, स्लाइटली एल्कलाइन इन नेचर। एक एवरेज ह्यूमन बीइंग के अंदर कितना ब्लड मैक्सिमम प्रेजेंट होता है, दैट इज ब्लड इज 5 to 5.5 लीटर, 5 से 5.5 लीटर तक एक एवरेज ह्यूमन बीइंग के अंदर जो है क्या होता है, ब्लड प्रेजेंट होता है। तो अगर आप ब्लड को डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स में, ठीक है ना, आपने ब्लड को डिवाइड कर दिया किसमें, 2 पार्ट में, तो पहला पार्ट क्या हो गया, दैट इज द प्लाज्मा। नंबर 2 इज द फॉर्म्ड एलिमेंट। अब प्लाज्मा का कंपोजिशन कितना है, तो प्लाज्मा इज 55%, while the formed element is 45%। तो ये 55% है और ये 45% है। क्लियर। अब प्लाज्मा सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, नॉन लिविंग, दैट इज नॉट द लिविंग पार्ट, दैट इज द नॉन लिविंग, इट इज द नॉन लिविंग मैट्रिक्स ऑफ ब्लड। ये चीज आपको याद रखनी है कि ये नॉन लिविंग मैट्रिक्स है किसका, ब्लड का, ठीक है ना। अगर हम इसकी बात करते हैं कंपोजिशन की, तो ब्लड के अंदर 90 इस 55% का भी 90 से 92% क्या प्रेजेंट होता है इसके अंदर, वाटर। 90 to 92% क्या है इसमें, सिर्फ और सिर्फ पानी, ठीक है। उसके बाद में सेकंड नंबर पर ब्लड के अंदर जो आता है, दैट इज द प्रोटीन। प्रोटीन दैट इज 6 to 8%। बाकी जो 1 से 2% तक इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, 1 से 2% इसके अंदर गैसेस होंगी, 1 से 2% इसके अंदर क्या कहते हैं, आयंस होंगे, 1 से 2% इसके अंदर क्या होगा, सॉल्ट्स प्रेजेंट होगा, 1 से 2% इसके अंदर क्या होगा, एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे, हार्मोन्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। इस तरह की जो है कंसंट्रेशन जो है वो किसके अंदर प्रेजेंट होगी, प्लाज्मा के अंदर। तो प्लाज्मा में सबसे मेजर कंपोनेंट जो है वो क्या है, वाटर। और उसके बाद में जो सेकंड जो आता है, दैट इज 6 to 8% इज नथिंग बट द प्रोटीन। सो प्रोटीन इज द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द प्लाज्मा। इस इंपॉर्टेंट कंपोनेंट की भी हम स्टडी करते हैं अब कि कौन कौन से प्रोटीन सबसे ज्यादा इसके अंदर प्रेजेंट है। जैसे मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन क्या है, एल्बुमिन। प्रोटीन इन प्लाज्मा। तो मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन की जब हम बात करते हैं कि कौन सा प्रोटीन सबसे ज्यादा पाया जाता है प्लाज्मा के अंदर, तो दैट प्रोटीन इज एल्बुमिन। प्लीज रिमेंबर, जो प्रोटीन सबसे ज्यादा पाया जाता है प्लाज्मा में वो कौन सा प्रोटीन होता है, एल्बुमिन। ये एल्बुमिन का जो कंपोजिशन जब आप देखेंगे, एल्बुमिन का मेन फंक्शन क्या है, ठीक है ना। सबसे पहले तो ध्यान रखना, मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन, सबसे ज्यादा यही प्रोटीन होता है। और ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है किसमें, आपके नीट के एग्जाम में। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, दिस इज द मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन। ओके बेटा, तो मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन जो है वो कौन हो गया, आपका एल्बुमिन। अब इस एल्बुमिन के साथ साथ अब ये क्या करता है, आपकी बॉडी में वाटर के बैलेंस को मेंटेन करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, जो इंपॉर्टेंट बात जो है, दैट इज मेंटेन वाटर कंपोजिशन ऑफ बॉडी। भाई कैसे करेगा वाटर को मेंटेन, तो सबसे पहले
बॉडी में से वाटर एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी जो है वो किसके पास में है, दैट इज एल्बुमिन। तो एल्बुमिन क्या करता है, ये एक कोलाइडल प्रोटीन है, ठीक है ना। कोलाइडल उस सब्सटेंस को कहेंगे, जैसे सपोज करो आपने सर्फ लिया, पानी के अंदर घोल दिया, अब उस सर्फ को आप निकाल तो नहीं सकते हो उस प्रोटीन को। सपोज करो सर्फ इज एक्ट एज ए प्रोटीन एंड वाटर जो है उसके अंदर, तो आपने सर्फ जो है पानी के अंदर डाला, तो अगर मैं सर्फ को प्रोटीन कहती हूं तो सेम वैसे ही क्या है, एल्बुमिन भी क्या है, एक कोलाइडल प्रोटीन है। ये ब्लड के अंदर रहेगा और ब्लड में से वाटर को क्या करेगा, एब्सॉर्ब करेगा, जस्ट लाइक ए कोलाइडल प्रोटीन, ठीक है ना। तो ये किसकी तरह वर्क करता है, दैट इज कोलाइडल प्रोटीन। इसको आप सेपरेट करने में क्या होती है प्रॉब्लम, ये सेपरेट नहीं हो सकता। अब ये क्या करेगा, जब पानी को एब्सॉर्ब कर रहा है तो क्या मेंटेन करता है, ऑस्मोटिक बैलेंस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है ना। सो हम कह सकते हैं जो पानी को एब्सॉर्ब करेगा वो ऑस्मोटिक प्रेशर को भी मेंटेन करेगा और ऑस्मोटिक बैलेंस को भी बना के रखेगा। मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर and osmotic balance of blood, क्लियर। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है दैट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो पानी के लेवल को कौन मेंटेन कर रहा है, मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन ऑफ द प्लाज्मा दैट इज द एल्बुमिन। सेकेंड अगर हम बात करते हैं कि कौन सा प्रोटीन है, दैट इज द ग्लोबुलिन। सेकेंड मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन कौन सा है, ग्लोबुलिन। अब ये जो ग्लोबुलिन है क्या करता है, ये काम करता है डिफेंस का, ठीक है ना। हम कहते हैं इम्यूनोग्लोबिन, आपने नाम भी सुना होगा, इम्यूनो मतलब जानते ही हो आपको, रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है आपकी, दैट इज इम्यूनोग्लोबिन। तो इम्यूनोग्लोबिन बेसिकली क्या है, यही वो प्रोटीन है जो इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है। ये कितने टाइप्स के होते हैं बेटा, दैट इज अल्फा, बीटा एंड गामा। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ग्लोबुलिन, अल्फा, बीटा एंड गामा। यही वो गामा ग्लोबुलिन है जो आपकी बॉडी के अंदर क्या बनाता है, एंटीबॉडीज। तो आप ये कह सकते हैं कि ग्लोबुलिन प्रोटीन का मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज टू डिफेंस द बॉडी, टू प्रोवाइड इम्यूनिटी टू द बॉडी। ओके, क्लियर, ग्लोबुलिन आपको समझ में आ गया। इसके अलावा 2 और प्रोटीन पाए जाते हैं किसके अंदर, आपके प्लाज्मा में। कौन कौन से वो 2 इंपॉर्टेंट प्रोटीन हैं, फर्स्ट है फाइब्रिनोजन, दूसरा क्या है, प्रोथ्रोम्बिन। प्लीज रिमेंबर, एक मैं प्रोटीन कह रही हूं, क्या कह रही हूं आपको, फाइब्रिनोजन, दूसरा मैं क्या कह रही हूं, प्रोथ्रोम्बिन। ये दोनों वो प्रोटीन है जो किसको कौन सीक्रेट कर रहा है, लीवर सीक्रेट दीज प्रोटीन। लीवर ही इनका क्या कर रहा है, सिक्रीशन कर रहा है, किसका, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन का। और मेन फंक्शन जो है इसका वो क्या है, ब्लड क्लॉटिंग के में हेल्प करना। तो ब्लड क्लॉटिंग जो पूरे फैक्टर्स हैं 13, उन 13 फैक्टर के अंदर ये दोनों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो दे हैव इंपॉर्टेंट रोल इन किसके अंदर, ब्लड क्लॉटिंग। तो ब्लड क्लॉटिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले कौन से 2 प्रोटीन हैं, फाइब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन। तो 6 to 8% प्लाज्मा के अंदर क्या है, यही वाला प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है ना, दैट इज 6 to 8%। उसमें से जो क्वेश्चन जो आता है कि एल्बुमिन और ग्लोबुलिन का रेशियो क्या है, एल्बुलिन और ग्लोबुलिन। तो आपको ये मालूम है कि सबसे ज्यादा कौन सा है, दैट इज द एल्बुमिन। तो एल्बुमिन का रेशियो क्या होगा, 2, और ग्लोबुलिन का रेशियो क्या होगा, 1, 2:1। ये आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसके ऊपर नीट में क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट अपन ले लेते हैं अदर सब्सटेंस। अदर सब्सटेंस इन प्लाज्मा। तो प्लाज्मा के अंदर कौन कौन से अदर सब्सटेंस आपको मिलते हैं, अदर सब्सटेंस। ओके,
तो सबसे इंपॉर्टेंट जो सब्सटेंस, कोई भी अदर सब्सटेंस जिसके सबसे मेजर कंपोजिशन किसका था, वाटर का 90 से लेकर 92%। सेकेंड कंपोजिशन किसका मिला, प्रोटीन का। एंड थर्ड कंपोजिशन किसका मिलेगा आपको, अदर सब्सटेंस। तो अदर सब्सटेंस के अंदर सबसे पहले बेसिकली आप ध्यान रखना कि इसके अंदर आयंस जो होते हैं, ठीक है ना, मिनरल्स होते हैं। आयंस आपको मालूम ही है, सोडियम आ जाएगा, पोटाशियम आ जाएगा, ठीक है ना, क्लोराइड, क्लोरीन आ जाएगा, मैग्नीशियम। तो सारे आयंस आपको बेसिकली कहाँ मिलेंगे, प्लाज्मा के अंदर। अब इसमें मिनरल्स भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे सोडियम और क्लोराइड आपको मिल रहा है, सॉल्ट, ये किसके अंदर मिलेगा आपको, प्लाज्मा के अंदर। ओके, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, न्यूट्रिशन प्रेजेंट है। न्यूट्रिशन कौन कौन सी फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होगा, फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज इसके अंदर है, ठीक है ना। अब ये ग्लूकोज का अमाउंट कितना होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ग्लूकोज कितना पाया जाता है ब्लड के अंदर। तो प्लीज रिमेंबर, मैं यहाँ पर सिर्फ नॉर्मल वैल्यू लिखूंगी, उससे फर्दर कोई डिजीज हो रही है वो हम मेंशन नहीं करेंगे, बिकॉज लास्ट में आपका जो चैप्टर है केमिकल कॉन्टिनेशन, उसमें एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर फर्दर हम इंसुलिन को देखेंगे, उससे डिजीज रिलेटेड है। लेकिन अभी ग्लूकोज का जो नॉर्मल कंपोजिशन होता है वो कितना होता है, 80 से लेकर 100 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड, ये क्या है, दैट इज द नॉर्मल लेवल ऑफ ग्लूकोज। इससे कम या इससे ज्यादा दोनों ही क्या है, डिजीज का फैक्टर। ओके, ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड्स हैं, ओके, इसके बाद में आपका फैटी एसिड है, ये सब किसके अंदर है बेटा, प्लाज्मा के अंदर। फैटी एसिड के अलावा कोलेस्ट्रॉल, वेरी इंपॉर्टेंट, कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल का कंपोजिशन कितना है, कोलेस्ट्रॉल जो है दैट इज 80 टू 180, ठीक है, मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। यानी कि ये 80 से 100 था ग्लूकोज, ये 80 से 180 मिलीग्राम पर 100 ml क्या है बॉडी के अंदर, कोलेस्ट्रॉल। ओके, यस। अब आप देखिए कोलेस्ट्रॉल के अलावा और क्या क्या आ जाएगा आपके इसके अंदर, फैटी एसिड हो गया, अमीनो एसिड हो गया, और ग्लिसरॉल आ जाएगा इसमें आपका। ओके, इसके अंदर आपके और भी बहुत सारे सब्सटेंसेस आते हैं, फॉर एग्जांपल यूरिया, ये सबसे इंपॉर्टेंट, ऑस्मोटिक बैलेंस कौन बना रहा है, यूरिया। यूरिया का देखो बेटा कुछ अमाउंट आपकी ब्लड के अंदर भी रहता है, प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। यूरिया सारा का सारा एक्सक्रीट आउट नहीं होता, बनता कहां पर है, लीवर में, लेकिन सारा एक्सक्रीट आउट नहीं होगा। कुछ अमाउंट ऑफ क्या कहते हैं, यूरिया आपके ब्लड के अंदर रहता है टू मेंटेन द ऑस्मोटिक बैलेंस। ऑस्मोटिक बैलेंस मींस वाटर और आयन के बैलेंस को बना के रखना। तो ऑस्मो रेगुलेशन का फंक्शन करता है कौन, यूरिया। तो यूरिया का कंपोजिशन कितना होना चाहिए ब्लड के अंदर, दैट इज 17 टू 30, ठीक है, 17 से 30 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। प्लीज रिमेंबर, तो ये यूरिया नॉर्मल वैल्यू है जो आपके ब्लड के अंदर रहनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे क्या कहते हैं गैसेस भी मिलती हैं किसके अंदर, ब्लड में, ठीक है, सॉरी प्लाज्मा में। कौन कौन सी गैसेस है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सारी गैसेस कहां प्रेजेंट होंगी, दैट इज ए ब्लड और प्लाज्मा। CO2, कुछ अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन भी मिलता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन, ये सारी गैसेस। तो आपका जो प्लाज्मा है उसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट वाटर, सेकंड प्रोटीन एंड थर्ड आर द अदर सब्सटेंसेस। ओके, अब आप देखिए प्लाज्मा का जो कलर है वो कलर कैसा है, येलो। ये येलो कलर का रीजन क्या है, द रीजन बिहाइंड द येलो कलर इज यूरोकोबिलिनोजन, यूरिकोबिलिनोजन। ये यूरिकोबिलिनोजन बेसिकली क्या है, बिलीरुबिन। बिलीरुबिन आपने पिगमेंट पढ़ा होगा, उसके अंदर लीवर के अंदर दो पिगमेंट होते हैं, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। तो बिलीरुबिन जो है वो कौन सा कलर इंपार्ट करता है, दैट इज येलो। और यही जो है यूरिबिलिनोजन आपको किस में मिलेगा, दैट इज इन यूरिन। तो यूरिन का कलर भी क्या होता है, येलो। किसकी वजह से होता है, इस यूरिकोबिलिनोजन, ठीक है ना।
तो बिलीरुबिन पिगमेंट जो है लीवर का, वो प्लाज्मा को इंपार्ट कर रहा है कौन सा कलर, येलो, और वही इंपार्ट कर रहा है यूरिन को कौन सा कलर, येलो। तो प्लीज रिमेंबर कि प्लाज्मा में आपको ऑक्सीजन भी मिलेगी, CO2 भी मिलेगी, नाइट्रोजन भी मिलेगी, सारे न्यूट्रिशन भी मिलेंगे आपको। इसके अलावा हम क्या देखते हैं कि प्लाज्मा के अंदर हॉर्मोन्स प्रेजेंट है। जितने भी हॉर्मोन्स होंगे वो सारे के सारे ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू हो रहे हैं, ब्लड के थ्रू। तो ब्लड का कौन सा मीडिया प्रेजेंट होगा, यही। इसी से जो है हार्मोन का जो है एक्सचेंज हो रहा है अलग अलग उसमें, ठीक है ना। कुछ एंजाइम्स भी इससे क्या हो जाते हैं, पास आउट हो जाते हैं, ठीक है। तो प्लीज सारी चीजें, सब कंपोजिशन किसके अंदर प्रेजेंट है, प्लाज्मा में। तो प्लाज्मा होता है फिनिश। यस बेटा, नेक्स्ट इज द फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट का कंपोजिशन आपको मालूम है कितना है ब्लड के अंदर। Formed element is of how much percentage? That is 45%. तो 45% के अंदर भी सबसे ज्यादा मोस्ट अबेंडेंट सेल्स जो आपकी बॉडी में प्रेजेंट है वो कौन से हैं? नंबर 1 that is RBC, जिसको हम क्या कहते हैं, रेड ब्लड कार्पसल्स, और इसका दूसरा नाम क्या है बेटा, इरिथ्रोसाइट। साइट, क्लियर। तो आरबीसी जो है सबसे मोस्ट अबेंडेंट क्या है, ब्लड सेल्स हैं जो आपकी बॉडी में पाए जाते हैं। तो हाउ मच अमाउंट ऑफ आरबीसी फाउंड इन योर ब्लड, दैट इज 5 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक तो नहीं रखते हैं अब हम पहले लिखते थे क्यूबिक मिलीमीटर क्यूब, ओके। तो 5 to 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब। ये क्या है, कंपोजिशन है किसका, आरबीसी का। कहां, आपके ब्लड के अंदर। अब आप देखिए, इसमें से भी अगर आप मेल में देखेंगे तो ये ज्यादा होंगे, ठीक है ना। दिस इज 5.5, अगर हम इसका ज्यादा वाला देखते हैं तो 5. तो मेल में ये क्या है, मोर आरबीसी एज कंपेयर टू द फीमेल। फीमेल में लेस आरबीसी पाए जाते हैं as compared to the male. Why? Because of the menstrual flow or menstrual cycle at every month, in every month. That is due to the menstrual cycle. ठीक है ना। तो फीमेल में लेस, मेल में ज्यादा, और एक्चुअल अमाउंट जो है उसका कितना होता है ये। अब आप देखिए, इरिथ्रोसाइट जो है बेसिकली क्या है, रेड कलर पिगमेंट है, ठीक है ना। रेड कलर पिगमेंट, जब अपन पिगमेंट की बात करते हैं तो पिगमेंट मतलब ही क्या होता है, कलर होता है। अब ये रेड कलर का पिगमेंट क्यों आया इसके पास में, दैट इज ड्यू टू द हीमोग्लोबिन, ठीक है ना। हीमोग्लोबिन के अंदर आपको हीम जो नजर आ रहा है दैट इज द आयरन, एंड ग्लोबिन जो नजर आ रहा है वो प्रोटीन। इसको अपन करेंगे बाद में। पहले तो रेड कलर जो है दैट इज पिगमेंट, हीमोग्लोबिन की वजह से कैसा कलर होगा, रेड कलर, ठीक है ना। अब आप ये देखिए, ये जो आपका एरिथ्रोसाइट है ये कैसा स्ट्रक्चर है इसका, कैसी शेप है इसकी, दैट इज बाइकॉन्केव डिस्क लाइक। कैसा है, डिस्क, जैसे अपन डिस्क से खेलते हैं ना, तो वो वाले डिस्क लाइक इन शेप। अब आप ये कह सकते हो कि आपका आरबीसी कैसा है, इस तरह से। अगर आप इसका साइड व्यू देखते हैं, ये इसका साइड व्यू है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 2, दो साइड से क्या है, बाइकॉन्केव। लेकिन अगर आप इसको वैसे देखते हैं सर्कुलर, तो बीच में आपको क्या नजर आएगी, एक कॉन्केविटी सी नजर आएगी, ठीक है। ये क्या है, बीच में क्या है, कॉन्केव एरिया, क्लियर। तो आरबीसी बेसिकली कैसा होता है, बाइकॉन्केव डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है। अगर हम इसकी डायमीटर की बात करते हैं तो कितना डायमीटर है इसका, इसकी जो लेंथ आप लोगे वो कितनी होगी, दैट इज 7.5 माइक्रोन। अच्छा, अब एक क्वेश्चन है मेरा कि सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट जो है ब्लड वेसल दैट इज द कैपिलरी, सबसे स्मॉलेस्ट कैपिलरी जो है आपकी बॉडी के अंदर, कितना साइज है उसका, कैपिलरी का, दैट इज 5.5 माइक्रोन। तो कैपिलरी इतनी स्मॉल साइज की है, तो उसके अंदर कैसे ये आरबीसी आ जाएगा जिसकी साइज 7.5 माइक्रोन की है। ये रही आपकी कैपिलरी, ठीक है ना, इसकी साइज कितनी है, 5.5 माइक्रोन। सो हाउ दिस आरबीसी केम इनसाइड दिस ब्लड वेसल, कैसे आ सकता है। तो मैं आपको ये रीजन बताऊंगी कि आपको जो इसका स्ट्रक्चर देख रहे हो,
एक रीजन तो आप सबको मालूम है कि इसका स्ट्रक्चर क्या प्रोवाइड करेगा, दैट इज इंक्रीज सरफेस एरिया। यही है भाई, बाइकॉन्केव का मतलब क्या है, ऐसे 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 इस तरह से। तो इस तरह से जो मूवमेंट हुआ उससे सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ, इस तरह से जो मूवमेंट हुआ उससे सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ। तो इंक्रीज सरफेस एरिया ये तो आप सब लोग जानते हैं। अब ये बाइकॉन्केव जो है शेप जो है कैसे हेल्प करती है इसको कैपिलरी के अंदर जाने के लिए। सपोज करो ये आपका आरबीसी, ठीक है ना, तो आरबीसी जब देखोगे आप तो बीच में से क्या हो जाएगा, फोल्ड हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है ना, बाइकॉन्केव है ना, तो इस तरह से क्या हो गया, फोल्ड हो गया। तो पहले कितना था, अगर आप इसको देखोगे डबल शेप का देखा आपने, वो कितना था 7.5 माइक्रोन, लेकिन जो स्क्रीज हो गया छोटा हो गया, दैट इज 5.5 माइक्रोन। और ये आरबीसी इजीली क्या हो सकता है, आसानी से पास आउट हो सकता है, किसमें से, 5.5 माइक्रोन के ब्लड वेसल में से। क्लियर। तो बाइकॉन्केव शेप सिर्फ इसको क्या प्रोवाइड कर रहा है, सरफेस एरिया ही इंक्रीज नहीं कर रहा है कि इसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाए और ये ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन को कैरी कर सके, यही एक सिंपल रीजन नहीं है। द अनदर रीजन बिहाइंड द बाइकॉन्केविटी इज टू चेंज द शेप। ओके, तो ये थोड़ा सा इस तरह से होगा, फोल्ड होगा जस्ट बिकॉज ऑफ द बाइकॉन्केविटी, और उस फोल्डिंग की वजह से वो इजीली स्मॉल वेसल जो है दैट इज 5.5 माइक्रोन उसके अंदर भी जा सकता है। ओके, तो ये हो गया आपका बाइकॉन्केव। एक चीज और याद रखनी है आपको, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो पूछा जाता है कि जब आरबीसी क्या है, इमैच्योर, यानी कि अभी वो रेड बोन मैरो के अंदर बने हैं और उसके बाद में अभी वो मैच्योर नहीं हुए, वो क्या है, इमैच्योर है। तो इमैच्योर कंडीशन के अंदर उसके पास में क्या प्रेजेंट होगा, सपोज करो ये आरबीसी है, इसके पास में न्यूक्लियस भी है, इसके पास में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी है, इसके पास लाइसोसोम भी है। जो भी सेल ऑर्गेनेली होती है वो सारी की सारी सेल ऑर्गेनेली आपको किसके अंदर मिलेगी, इमैच्योर के अंदर। लेकिन जैसे ही ये मैच्योर होगा, ठीक है ना, ये क्या हुआ, मैच्योर हुआ, ये सारी चीजें जो आपने पढ़ी, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ये सब क्या हो गया, गायब। तो मैच्योर के अंदर आते आते देयर इज नो सेल ऑर्गेनेली। नो मीन्स नो, ओके, नो मीन्स नो सेल ऑर्गेनेली। तो न्यूक्लियस भी एक सेल ऑर्गेनेली है, वो भी इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होगा। क्लियर। तो ये जो मैच्योर होता है तब एक विटामिन की नीड होती है, और वो विटामिन कौन सा होता है, दैट इज मैच्योरेशन के लिए। जब इमैच्योर से मैच्योर फॉर्म में आ रहा है तो एक विटामिन की जरूरत होती है, दैट इज विटामिन B12। इस विटामिन B12 की वजह से ये इमैच्योर किसमें चेंज होगा, मैच्योर में। सपोज करो किसी पर्सन के अंदर क्या है, डेफिशिएंसी है, किसकी डेफिशिएंसी है, विटामिन B12 की, तो वो इमैच्योर आरबीसी मैच्योर आरबीसी के अंदर चेंज नहीं होगा। जब ये चेंज नहीं होगा तो कौन सी डिजीज हो जाएगी, दैट इज पर्नीशियस एनीमिया। क्या हो जाएगा, पर्नीशियस एनीमिया। तो भाई ये जो आरबीसी है इसने सारी चीजें खाली क्यों करी, इसके पीछे रीजन क्या था, बिकॉज ये जो आरबीसी है ये क्या करता है, एक बस की तरह काम करता है, ठीक है ना, ये एक बस है, ठीक है। इसके अंदर कौन कौन आ सकता है, इसके अंदर ऑक्सीजन बैठ सकती है, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बैठ सकती है, इसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड बैठ सकती है। तो ये क्या है, बस। और ये बस कैसी है, एम्प्टी बस। तो अगर बस खाली है तभी तो ऑक्सीजन मैडम बैठेंगी, तभी तो कार्बन डाइऑक्साइड मैडम बैठेंगी, और तभी कार्बन मोनोऑक्साइड मैडम भी बैठेंगी। तो अगर ये आरबीसी एम्प्टी नहीं होगा तो क्या होगा, ये ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है नहीं। तो इसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए, ताकि ये ऑक्सीजन को कैरी कर पाए और CO2 को ले जाए, यहाँ पर आरबीसी क्या हो जाता है, बिल्कुल एम्प्टी हो जाता है, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को क्या कर पाए, कैरी कर पाए। इसके पास में क्या रहता है,
सिर्फ इसका इकलौता हीमोग्लोबिन। ओके, और इसी कारण से आरबीसी जो है उसकी जो लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी इज 120 डेज। कितनी है लाइफ स्पैन आरबीसी का? 120 डेज। बिकॉज आरबीसी के अंदर ना तो न्यूक्लियस है ना ही साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल उसके अंदर प्रेजेंट है, इसलिए आरबीसी का जो मिनिमम टाइम पीरियड है वो कितना है? 120 डेज का। ओके बेटा, यस। अब अपन करेंगे कि आरबीसी जो बेसिकली जो है आरबीसी आपका वो जो बाइकॉन्केव डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, क्या सभी में इस तरह से है? क्या क्या इसके कोई एक्सेप्शंस भी हैं? सो यस, द एक्सेप्शंस ऑफ आरबीसी, सबसे पहले कैमल एंड लामा। कैमल एंड लामा। लामा भी बेटा क्या है? ये अफ्रीकन जो है क्या कहते हैं कैमल है लामा, और कैमल आप देखते ही हो एशिया वाला है अपना। इन दोनों के ही अंदर जो आरबीसी है वो कैसा है? न्यूक्लिएटेड। Number one important thing, the RBC present in both these animals, camel and llama, is nucleated as well as biconvex and biconvex। तो ये क्या है? दोनों ही कौन से केस हैं? एक्सेप्शन केस हैं। बाकी आरबीसी वास्तव में कैसा होता है? बाइकॉन्केव। यस, एक आरबीसी का जो बिहेवियर है वो उसकी अपन डिस्कशन करेंगे कि आरबीसी की जब कोई पर डिजीज हो जाती है तो डॉक्टर कहता है कि प्लीज आप अपना ईएसआर चेक कराइए। सो व्हाट इज ईएसआर? दिस ईएसआर इज नथिंग बट द इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। क्या कहलाता है ये? इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। इस प्रोसेस के अंदर हम क्या करते हैं? ये जो आपका इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट है, इसमें ब्लड को एक ट्यूब में रखा जाता है। दिस इज द ट्यूब एंड ये क्या है इसके अंदर? ब्लड को एक ट्यूब में रखा जाता है और फिर देखा जाता है कि अकॉर्डिंग टू द डेंसिटी या अकॉर्डिंग टू द ग्रेविटी, जैसे जैसे इसके अंदर पर्टिकुलर जो आरबीसी है वो अपने आप किस तरह से सेटल डाउन होगा। अगर इसकी सेटलिंग स्पीड ज्यादा है तो इट मीन्स देयर इज सम पैथोजन इनसाइड योर बॉडी। तो एक जनरल डायग्नोस्टिक टेस्ट है ईएसआर, ये चेक करने के लिए कि आपकी बॉडी में पैथोजन है या नहीं। ठीक है ना? इसके अंदर सिंपली क्या हो रहा है? इरिथ्रोसाइट सेडिमेंट होंगे एक पर्टिकुलर रेट पे। 1 आवर के बाद हम अगर इसको देखते हैं, सपोज हम ये एक्सपेरिमेंट रख देते हैं और 1 घंटे के बाद में आप इसकी स्टडी करोगे तो सेडिमेंटेशन के बेसिस पर सेडिमेंटेशन ऑफ आरबीसी, जो भी आरबीसी जो नीचे जम गए हैं, सेडिमेंट हो गए हैं, सेडिमेंटेशन ऑफ आरबीसी डायग्नोस अ पर्टिकुलर डिजीज इन पर्टिकुलर पेशेंट। ठीक है ना? हेल्प इन डायग्नोसिस डिजीज। तो प्लीज रिमेंबर, इनका भी क्या हो रहा है? सेपरेशन होता है अगर हम सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में इसको लेते हैं, लेकिन अगर हम इसको सिर्फ रख देते हैं तो सेडिमेंटेशन के बेसिस पर भी हम डिजीज का डायग्नोसिस कर सकते हैं। अच्छा, अब हम सबसे इंपॉर्टेंट करते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन आप सबको मालूम है क्या है? एक पिगमेंट है। ठीक है ना? ये किससे बना हुआ है पिगमेंट? ये पिगमेंट बना हुआ है दैट इज द हीम प्लस ग्लोबिन। ग्लोबिन आपको मालूम है क्या है? एक प्रोटीन। ओके, एंड हीम इज व्हाट? दैट इज द आयरन। आयरन जो है इसके अंदर एक रिंग फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होता है एंड दैट रिंग इज नोन एज पोरफायरिन। इस रिंग को हम क्या नाम देते हैं? पोरफायरिन। तो मैक्सिमम परसेंटेज किसका है? ग्लोबिन का। 90 से अबोव, 95 से भी अबोव परसेंट होता है किसका? ग्लोबिन का। और हीम का परसेंट बहुत ही कम है, बहुत ही लेस, दैट इज 1 to 5% के बीच में इसका रेशियो रहता है। ठीक है ना? तो हीम सबसे कम क्वांटिटी के अंदर होता है। ये भी क्या होता है? आपकी बॉडी में अनडाइजेस्ट रह जाता है। ग्लोबिन तो पूरा डाइजेस्ट हो जाएगा, प्रोटीन है। ठीक है ना? दैट इज अनडाइजेस्टेड, या आप इसको कह सकते हो अनमेटाबोलाइज्ड या नॉन मेटाबोलाइज्ड। ये पार्ट आगे जाकर किससे बना हुआ है? इसके अंदर आयरन जो है वो कौन से फॉर्म में है? फेरस फॉर्म के अंदर। अब यहाँ पर जो बाकी पोरफायरिन जो रिंग हम बात कर रहे हैं, इसके अंदर 2 पिगमेंट पाए जाते हैं।
कौन कौन से पिगमेंट है? वही जो आपकी बाइल जूस में पाए जाते हैं, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन, दैट इज बिलीरुबिन। बिलीरुबिन हमेशा कौन सा कलर इंपार्ट करता है? दैट इज येलो कलर, ठीक है ना। एंड बिलीवर्डिन, बिलीवर्डिन कौन सा कलर इंपार्ट करेगा बेटा? दैट इज ग्रीन कलर, ठीक है ना। ये दोनों ही आपकी बॉडी में अगर अनडाइजेस्टेड रह जाते हैं, ठीक है ना, तब आपको क्या हो सकता है? जॉन्डिस हो सकता है। जॉन्डिस के चांसेस हो सकते हैं क्योंकि उस समय ये दोनों पिगमेंट आपकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट के अंदर क्या हो रहे हैं? डिपोजिट, कुछ आईज में डिपोजिट होंगे, कुछ स्किन के अंदर डिपोजिट होंगे, तो येलोइशनेस आएगी। और वही येलोइशनेस जो रीजन होता है किसके पीछे? जॉन्डिस, जिसको अपन क्या कहते हैं? पीलिया। तो बेसिकली अगर ये मेटाबोलाइज्ड नहीं होते हैं, ये नॉन मेटाबोलाइज्ड रह जाते हैं, तब इस केस के अंदर पर्टिकुलर पर्सन को डिजीज हो सकती है, कौन सी? जॉन्डिस, ठीक है ना। तो जॉन्डिस यानी कि पीलिया, पीलिया यानी कि ये दो पिगमेंट आपकी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हुए हैं और वो क्या कर रहे हैं? स्किन को, आई को या दूसरी जगह पर क्या कर रहे हैं? येलो कलर जो है इंपार्ट कर रहे हैं। बेसिकली जो आयरन है ये क्या होता है, कहाँ जाकर जो है क्या कहते हैं? फर्स्ट तो ये आपके लीवर में जाके क्या हो रहा है? डाइजेस्ट होने की कोशिश करता है, मेटाबोलाइज होने की कोशिश करता है। तो लीवर के बाद में जो सेकंड ऑर्गन जिसके अंदर ये जाके क्या होंगे? आरबीसी डेड होंगे, या जिसको अपन कह सकते हैं सेकंड ऑर्गन इज द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी विच इज नोन एज द स्प्लीन। तो हीमोग्लोबिन सबसे पहले कहाँ डिसइंटीग्रेट होता है? डिसइंटीग्रेट, इट मीन्स कहाँ जाके टूटेगा? कहाँ टूटेगा? द फर्स्ट प्राइमरी ऑर्गन इज द लीवर। तो लीवर के अंदर ये क्या करता है? टूटता है। उसके बाद में फर्दर इसका डिसइंटीग्रेशन होता है कहां पर? स्प्लीन में। इसलिए स्प्लीन को क्या कहा गया है? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, ठीक है ना। दिस इज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। तो बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन दोनों लीवर के अंदर बनते हैं। कहां से आए? आपको पता चल गया। ये दोनों पिगमेंट कहां से आए हैं? ये पिगमेंट आए हैं आपके हीम, जो किसका पार्ट है? हीमोग्लोबिन का। और हीम बेसिकली क्या है? पोरफायरिन रिंग। और इसी पोरफायरिन रिंग के अंदर क्या प्रेजेंट है? बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, जो सबसे पहले कहां ब्रेक हुए? लीवर के अंदर, और फर्दर जाके कहां ब्रेक हो रहे हैं? स्प्लीन के अंदर। यानी कि सेकंड जो है डिसइंटीग्रेशन इसका क्या होगा? सेकेंडरी डिसइंटीग्रेशन भी कह सकते हो। किसके अंदर हो रहा है? स्प्लीन के अंदर। तो लीवर और स्प्लीन दोनों ही इसमें क्या करते हैं? इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो ESR इज नथिंग बट ए टेक्निक विच इज यूज्ड फॉर डायग्नोसिस द डिजीज। ओके, और इसके अंदर हम क्या देखते हैं कि किस तरह से इरिथ्रोसाइट का सेडिमेंटेशन रेट क्या है अकॉर्डिंग टू द डेंसिटी, और ये हेल्प करता है डॉक्टर्स को डायग्नोसिस करने में डिजीज का। ओके बेटा, तो दो एक्सेप्शन जिनके अंदर न्यूक्लिएटेड भी है बाय कॉन्वेक्स, दैट इज कैमल एंड लामा। यस, इसी को अपन कंटिन्यू। यस बेटा, ये हम सभी जानते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है ना। ये पिछले वाले चैप्टर के अंदर भी हमने पढ़ा है कि हमारी बॉडी में क्या हो रहा है? दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होगा? ब्रेक होगा, मेटाबोलाइज होगा, और क्या रिलीज करेगा? ATP प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है ना। तो ATP क्या हो रहा है? बन रहा है। लेकिन क्या यही प्रोसेस आपकी पूरी बॉडी में चलता है? क्या कोई ऐसी सेल ऑर्गेनेली है जिसके अंदर एरोबिक प्रोसेस ना चल करके क्या चले? एनएरोबिक प्रोसेस। यस, the cell organelle in which the anaerobic process will take place is erythrocyte। तो erythrocyte जो है, क्योंकि इसके अंदर ना तो आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस है ना माइटोकॉन्ड्रिया है, इसलिए कौन सा रेस्पिरेशन इसके अंदर चलेगा? कौन सा वाला चलेगा? एनएरोबिक रेस्पिरेशन। सो प्लीज रिमेंबर कि इस पर्टिकुलर इरिथ्रोसाइट के अंदर जो रेस्पिरेशन चल रहा है वो कौन सा वाला रेस्पिरेशन है? दैट इज एनएरोबिक। एनएरोबिक रेस्पिरेशन मतलब यहाँ पर आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ठीक है ना। और यही प्रोसेस एक और पार्ट में चलता है आपकी बॉडी में, एंड दैट पार्ट इज द मसल्स। अगर एरोबिक रेस्पिरेशन चलना है तो पहला चलेगा इरिथ्रोसाइट में और दूसरा किस में चल सकता है? मसल्स के अंदर। तो प्लीज
दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे ज्यादा हॉट स्पॉट है किसके लिए? आपके नीट के लिए, कि इरिथ्रोसाइट में कौन सा रेस्पिरेशन चलता है? एनएरोबिक रेस्पिरेशन। मसल्स में कभी कभी चल सकता है, लेकिन इरिथ्रोसाइट में हमेशा ही जो रेस्पिरेशन चलता है वो कौन सा वाला है? एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन से ग्लूकोज जो है वो क्या प्रोड्यूस करता है? दैट इज लैक्टिक एसिड। क्या प्रोड्यूस करेगा ये? लैक्टिक एसिड, ठीक है ना। और लैक्टिक एसिड अपने आप में खुद में बहुत ही कम एनर्जी प्रोवाइड करता है। अगर हम ये कहते हैं कि एक ग्लूकोज कितना एटीपी दे रहा है? दैट इज 36 एटीपी प्रोवाइड कर रहा है, तो सेम यही ग्लूकोज सिर्फ 2 एटीपी ही प्रोवाइड करेगा किसके अंदर? एनएरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर। और यही रीजन है कि आरबीसी की एज जो है वो कितनी होती है? 120 डेज, क्योंकि कभी भी इसके अंदर एरोबिक प्रोसेस नहीं चला है। इसके अंदर कौन सा वाला प्रोसेस चल रहा है? एनएरोबिक। तो आपको नेट गेन कितना हो रहा है? 2 एटीपी का। यस। अब नेक्स्ट आता है आपकी बॉडी के अंदर आरबीसी का फॉर्मेशन, आरबीसी का बनना। फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इज नोन एज इरिथ्रोपोइसिस। व्हाट इज फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी? मैं इसको यहां पर लिख देती हूँ। फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इज फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इज नथिंग बट द सेम इरिथ्रो, और किसी चीज को बनने को हम क्या कहते हैं? पोइसिस। जहां पर भी आप वर्ड देखते हैं पोइसिस, इट मींस किसी चीज के बनने की बात कर रहा है। अगर वो इरिथ्रोपोइसिस है तो वो क्या कह रहा है? आरबीसी के बनने की बात को वो कह रहा है, ठीक है ना। यस। अब आप देखिए, अगर आरबीसी आपकी बॉडी में कम बन रही है, डिक्रीज या फिर लेस फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी हो रहा है, तो आप इसको क्या कहेंगे? इरिथ्रोपीनिया। क्या कहेंगे आप इसको? इरिथ्रोपीनिया। सेम वर्ड है, यहाँ पर पोइसिस था बनने को, और अगर आप पीनिया लगा देते हैं, इनिया वर्ड आ जाता है, इट मींस उसका सिक्रीशन क्या हो रहा है? कम। अगर आरबीसी का सिक्रीशन बहुत ज्यादा हो रहा है, यानी कि जो आपका अमाउंट है 5 to 5.5 मिलियन पर mm3, उससे ज्यादा बन रहा है, 6.5 बन रहा है, 7 मिलियन बन रहा है, इट मींस यहाँ पर आरबीसी क्या बना? ज्यादा बना। आप इसको क्या कहेंगे? पॉलीसाइथीमिया। व्हाट इज दिस? दिस इज नोन एज पॉलीसाइथीमिया। तो ये तीनों ही टर्म इंपॉर्टेंट है कि आरबीसी जो है आपकी बॉडी के अंदर बनने को हम क्या कहते हैं? पोइसिस। और कम बनने को हम क्या कहते हैं? इरिथ्रोपीनिया। और ज्यादा बनने को हम क्या कहते हैं? पॉलीसाइथीमिया। अब ये क्वेश्चन आता है कि आरबीसी बनना कब शुरू होता है? तो प्लीज रिमेंबर, आरबीसी बनना आपकी बॉडी के अंदर कब शुरू हो जाता है? जब आप एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हो। एम्ब्रियो हम तब वर्ड यूज करते हैं जब उसने एक शेप नहीं ली है किसकी? पर्टिकुलर यंग वन की। फॉर एग्जाम्पल 1 से लेकर 3 मंथ तक का बेबी जो है वो क्या होगा? एम्ब्रियो। सो 1 से 3 मंथ का बेबी क्या कहला रहा है? एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो के अंदर आरबीसी बनाने का काम कौन करेगा? दैट इज यॉर्क सैक। यॉर्क सैक क्या कर रहा है? हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। लेकिन जैसे ही वो एम्ब्रियो एक फीटस की शेप ले लेता है, एक स्ट्रक्चर ले लेता है, एक पर्टिकुलर किसी ग्रुप को बिलोंग करता है, तो हम उसको क्या कहेंगे? दैट इज फीटस। फीटस के अंदर ये काम अब कौन करेगा? लीवर। अब ये काम किसके पास में आ जाएगा? यॉर्क सैक तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है, तो वो तो पड़ा रहेगा साइड में, क्योंकि प्लासेंटा के थ्रू नरिशमेंट मिल रहा है। तो शुरुआत उसने किसने कर दी है? दैट इज यॉर्क सैक ने। बाद में इसकी जर्नी को किसने आगे बढ़ाया? दैट इज फीटस के अंदर लीवर। लीवर क्या करेगा? फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी का काम करेगा। अब कोई नियोनेट है, कोई बेबी है, ठीक है ना, उसके अंदर या यंग वन के अंदर धीरे धीरे ये आरबीसी अब कहाँ बनेगा? लीवर के अलावा ये किस में बनने लग जाएगा? दैट इज इन बोन मैरो। तो आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है? बोन मैरो के अंदर, नियोनेट से लेकर एडल्ट तक, ठीक है ना। ये कौन करेगा काम? बोन मैरो। लेकिन अगर आपकी बॉडी में सपोज करो इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है, ठीक है ना, कोई इमरजेंसी आ गई है, तो इमरजेंसी के अंदर ये काम और भी जो है
क्या कहते हैं ऑर्गन आपकी बॉडी के कर पाते हैं, क्योंकि बॉडी को उस समय क्या चाहिए, ब्लड की नीड होती है। तो ये काम अगर एडल्ट के अंदर इमरजेंसी है, ठीक है ना, या ब्लड लेवल बहुत कम हो गया है, तो बॉडी अपनी तरफ से पूरी फाइट करती है कि आपके ब्लड का लेवल क्या हो जाए, नॉर्मल। और इस समय बोन मैरो के साथ साथ में कौन हेल्प करेगा, बोन मैरो तो ये फंक्शन कर ही रही है, उसका काम तो है ही फॉर्मेशन का, किसका, ब्लड का। इसके साथ साथ में जो काम करेगा दैट इज लीवर प्लस स्प्लीन, और किडनी भी कई बार क्या करती है, हार्मोन के थ्रू ब्लड आरबीसी का फॉर्मेशन शुरू कर देती है, ठीक है ना। तो इमरजेंसी कंडीशन के अंदर किडनी एक हार्मोन का सिंथेसिस करती है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नीड पॉइंट ऑफ व्यू, विच इज नोन एज इरिथ्रोपोएटिन। तो इरिथ्रोपोएटिन जो है हार्मोन किसने बनाया, किडनी ने बनाया। ये इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन क्या करेगा, आरबीसी का फॉर्मेशन, क्या करेगा, आरबीसी का फॉर्मेशन कब करेगा, इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर। किडनी भी क्या कर रही है, हेल्प कर रही है बॉडी की कि वो क्या कर सके, दैट इज ब्लड का फॉर्मेशन कर सके। तो इस तरह से लीवर है, स्प्लीन है, बोन मैरो है, किडनी है, ये सब आपकी बॉडी के अंदर आपके ब्लड की रिक्वायरमेंट दैट इज 5 to 5.5 लीटर को बनाए रखने के लिए हमेशा क्या करते हैं, कड़ी मेहनत करते रहते हैं। यस बेटा, प्लीज रिमेंबर, आपकी ये आरबीसी है, इस आरबीसी के ऊपर ही क्या प्रेजेंट होता है, एंटीजन। क्या प्रेजेंट है इसके ऊपर, एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। ये इस तरह से क्या है, ये दीज आर एंटीजन्स, क्लियर। तो हमेशा हम ब्लड ग्रुप के लिए क्या चेक करते हैं, एंटीजन्स को मैच करते हैं, ठीक है ना। हम सिर्फ सेम ही ब्लड ग्रुप दे पाते हैं, प्लीज रिमेंबर, हम सिर्फ सेम ही ब्लड ग्रुप दे पाते हैं किसको, अगर आपको किसी को भी क्या करना है, डोनेट करना है ब्लड, तो आपके ब्लड ग्रुप की क्या होगी, मैचिंग। और ब्लड ग्रुप की मैचिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है दैट इज RH फैक्टर। ये RH एंटीजन भी जो है कहाँ प्रेजेंट है, आपके आरबीसी के ऊपर। तो जो भी हम एंटीजन्स देखते हैं, एंटीबॉडी हमेशा कहाँ होगी, प्लीज रिमेंबर, ये बहुत बार क्वेश्चन आ रखा है, एंटीबॉडी हमेशा कहाँ प्रेजेंट होती है, प्लाज्मा में। एंटीबॉडी कहाँ प्रेजेंट होती है, प्लाज्मा में, और एंटीजन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, आरबीसी के ऊपर, क्लियर। अगर मैं कहती हूँ 100 ml ऑफ ब्लड है, तो 100 ml ऑफ ब्लड कितना ऑक्सीजन कैरी करेगा, दैट इज 20 ml ऑक्सीजन। कितना ऑक्सीजन कैरी कर रहा है, 20 ml ऑक्सीजन। ये हम पढ़ भी चुके हैं रेस्पिरेशन वाले चैप्टर के अंदर। अगर मैं कहती हूँ 100 ml ऑफ ब्लड है, तो कितना ग्राम हीमोग्लोबिन वो कैरी करता है, 100 ml ऑफ ब्लड कितना कैरी करेगा, दैट इज 15 ग्राम हीमोग्लोबिन, ठीक है ना। और ये हीमोग्लोबिन किस में लिया जाता है, हम परसेंट के अंदर लिखते हैं, हीमोग्लोबिन परसेंट, ठीक है ना। हमेशा हीमोग्लोबिन को परसेंट के अंदर क्या करा जाता है, मेजर करा जाता है, ठीक है। तो प्लीज रिमेंबर ये कि 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होगा किसके अंदर, 100 ml ऑफ ब्लड के अंदर, और 20 ml ऑक्सीजन किसके अंदर है, 100 ml ऑफ ब्लड में, ओके। और एंटीजन्स हमेशा कहाँ प्रेजेंट होंगे, सरफेस पे, आरबीसी के सरफेस पे क्या होंगे, एंटीजन्स। और प्लाज्मा कहाँ प्रेजेंट है, दैट इज प्लाज्मा के अंदर क्या प्रेजेंट है, एंटीबॉडी। क्या है ये, एंटीबॉडी, ठीक है ना। और एंटीबॉडी हमेशा अपोजिट होती है किसके, एंटीजन के, वो हम ब्लड ग्रुप के अंदर देखेंगे। प्लीज रिमेंबर वन थिंग ओनली, दैट एंटीजन्स आर ऑलवेज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी, ओके। तो ये आपका आरबीसी होता है कंप्लीट। नेक्स्ट इज द डब्ल्यूबीसी।